मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है वो है प्रोफेसर कीन्स का। प्रोफेसर कीन्स ने 1936 में जो बुक पब्लिश की थी ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसमें उनको जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट आज के जमाने में प्रासंगिक है। हालांकि वो विकसित देशों के लिए अधिक प्रभावशाली रहे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के लिए। हालांकि फिर भी विकासशील देशों में इसको कुछ चेंजेस करके यूज किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स का जो बेसिक थ्योरी था रोजगार का सिद्धांत, उसके बारे में तो ऑलरेडी आपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखे हैं, लेकिन हम प्रोफेसर कीन्स का बेसिक सिद्धांत की बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से बताया कि एक इकोनॉमी कब संतुलित हो सकती है। इसका मतलब होता है उनका ये सिद्धांत, जिसको जाना जाता है कीन्स का उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल यानी कि इकोनॉमी का संतुलन स्तर किस बिंदु पर होगा और प्रत्येक अर्थव्यवस्था को किस स्तर पर जाके काम करना चाहिए, जिसको हम कीन्स थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन की स्थिति बनी रहनी चाहिए, या फिर उस अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति तक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार। तो उन्होंने कहा एक अर्थव्यवस्था में चाहे उत्पादन हो, चाहे आय हो, चाहे रोजगार हो, तीनों ही चीज समरूप है, तीनों ही एक जैसी, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्पादन करोगे तो उत्पादन की प्रक्रिया से रोजगार का जन्म होगा, रोजगार से लोगों को आय की प्राप्ति होगी और आय बढ़ेगी तो व्यय करेंगे तो पुनः उत्पादन होगा। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और तीनों ही संतुलन को बताता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर आय का संतुलन स्तर, उत्पादन का संतुलन स्तर और रोजगार का संतुलन स्तर तीनों ही बराबर होते हैं। जब तीनों ही बराबर होता है, ये मान लो अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। तो प्रोफेसर कीन्स ने अपनी जो बुक लिखी थी, बुक का नाम, और इस बुक को पब्लिश किया था 1936 में, जिसको कहा जाता है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रभावी मांग, और उन्होंने कहा था एक ऐसी बिंदु जहां पर अर्थव्यवस्था का समग्र पूर्ति और समग्र मांग, मतलब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होते हैं, या फिर एक ऐसा बिंदु जहां बचत और निवेश बराबर होता है, उसी बिंदु पर अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर निर्धारित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर जो समग्र पूर्ति है और जो समग्र मांग है, जहां पर बराबर, इस बिंदु पर बराबर हो रहे, इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में स्थिति होगी पूर्ण रोजगार की या फिर अपूर्ण रोजगार की। लेकिन ये बिंदु का मतलब ये होता है जितने लोग मांग रहे थे क्या रोजगार, उन सबको रोजगार की प्राप्ति हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही कोई अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे हमारी बढ़ने लगी। ठीक है, अगर हम इस चीज को अगर डिटेल से और सही तरीके से समझे तो यहाँ पर दो पॉइंट बताया। एक है समग्र पूर्ति यानी कि सामूहिक पूर्ति क्या है, और दूसरा है सामूहिक मांग या सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्या है ये चीज? जब हम सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन या वस्तु और सेवाओं के प्रवाह या वस्तु और सेवाओं की पूर्ति का योग होता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने उत्पादक रहते हैं, वो लोग कितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनके कुल योग को सामूहिक पूर्ति कहते हैं। और सामूहिक पूर्ति क्योंकि आय का ही एक घटक है, तो आय के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है और दूसरा भाग बचत हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक पूर्ति है उस अर्थव्यवस्था के उपभोग यानी कंजप्शन, बचत यानी कि सेविंग के बराबर होता है। सो वी कैन से दैट हियर कि एस बराबर होता है सी प्लस एस। सिंपल सी बात है। दूसरा सामूहिक मांग क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एक देश में रहने वाले सभी नागरिक जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं पर व्यय करते हैं तो वस्तु और सेवाओं पर किया गया उनका कुल व्यय, वस्तु और सेवाओं पर किया गया उनका कुल व्यय, इसी कुल व्यय को सामूहिक मांग के नाम से जानते हैं। और व्यय उपभोग पर किया जाता है, व्यय निवेश पर किया जाता है। मतलब एक देश के द्वारा उपभोग पर किया जाने वाला व्यय
और निवेश पर किया जाने वाला व्यय, इन दोनों का टोटल समग्र मान होता है। इसलिए हमको एडी इक्वल टू सी प्लस उपभोग को सी यानी कंजप्शन और निवेश को आई यानी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से हम जान सकते हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, प्रोफेसर कीन्स की अवधारणा, उनके अर्थव्यवस्था में हर एक समस्या जो सामूहिक रूप से जुड़ी है वो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में सामूहिक मांग की अधिक भूमिका होती है। तो इस प्रकार से कीन्स ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन का संतुलन स्तर कहाँ निर्धारित हो रहा है। तो उनके लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट किया कि एक अर्थव्यवस्था में पहली स्थिति तब होती है संतुलन की जब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एडी और एएस दृष्टिकोण अप्रोच। दूसरा, जब बचत और निवेश बराबर होता है, इसको बोलते हैं एस और आई अप्रोच। इन दोनों ही स्थितियों के द्वारा अर्थव्यवस्था की संतुलन की स्थिति को हम समझ सकते हैं। पहली स्थिति है समग्र मांग और समग्र पूर्ति अप्रोच। उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में जहां पर समग्र मांग यानी कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो, मतलब कहने का मतलब होता है एडी और एस बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिल जाता है, कोई भी बेरोजगार नहीं जाता है, तो इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। मतलब अगर एक अर्थव्यवस्था में 100 यूनिट का उत्पादन हो रहा है तो 100 की 100 यूनिट बिक जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति को हम संतुलन की स्थिति के नाम से जानते हैं। जितना उत्पादन उतनी बिक्री उतना एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बराबर चल रहा है। तो कहने का मतलब होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूर्ण रोजगार भले ही प्राप्त ना है, कुछ साधन बेरोजगार तो रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। हाँ, हो सकता है कुछ अधूरा रोजगार हो सकता है कुछ लोगों को रोजगार ना मिला हो, लेकिन बेसिकली पूर्ति और मांग इस स्थिति में बराबर हो जाती है। कीन्स की विचारधारा के अनुसार यहाँ पर दो चीजें होती है, एक सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग। सामूहिक पूर्ति के बारे में जस्ट अभी बताया कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जितने भी उत्पादक होते हैं वो सभी वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन कर रहे हैं। इस समझ में कीन्स के अनुसार रोजगार के संबंध में कुल पूर्ति फलन नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई, मतलब सामूहिक पूर्ति हमेशा अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से चलती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है, जो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट आय के साथ आय रोजगार में वृद्धि होने का सीधा मतलब होता है आय में भी वृद्धि होना। तो आय और रोजगार एक समान रूप से चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। वहीं पर जैसे हम सामूहिक मांग की विचारधारा की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति होती है सामूहिक मांग जहां पर उपभोग और निवेश के द्वारा बनता है, और उपभोग एक ऐसी स्थिति होती है वहां पर आय भले ही जीरो हो जाए लेकिन उपभोग कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो आय पर जो भी उपभोग होता है उसको हम स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है जबकि निवेश स्थिर रहता है। अर्थव्यवस्था के हर एक स्थिति पर निवेश स्थिर रहता है। अल्पकाल में हम अपने इन्वेस्टमेंट को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो निवेश स्थिर है, तो ये आय का जीरो स्तर है, यहां पर इतना उपभोग चल रहा है, इसको हम स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं। भाई इनकम हो या ना हो, खर्च तो कुछ होगा, आप उसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होती चली जाती है, और सी और आई का टोटल हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड, जो कि इस प्रकार से आगे ऊपर की ओर चढ़ती हुई बनती है। इन्हीं दोनों मांग और पूर्ति के द्वारा प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जिस बिंदु पर दोनों ही बराबर हो, देखिए ये है सामूहिक पूर्ति है, ये सामूहिक मांग है, तो इस बिंदु पर ई बिंदु पर दोनों बराबर है, मतलब इस बिंदु का मतलब होता है ये संतुलन है। क्या ये संतुलन की स्थिति है? तो यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था में। यह हो सकता है ये कुछ पहले ही निर्धारित हो, अब भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जैसी बनी हो सकती है, लेकिन इस बिंदु पर कह सकते हैं अभी अर्थव्यवस्था हमारी सही स्थिति है। मतलब जितने लोग 40,000 श्रमिक रोजगार मांग रहे थे और 40,000 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रही है, मतलब साफ है आय और रोजगार यहाँ पर समान प्रकार से चल रही है, अर्थव्यवस्था हमारा संतुलित है। ये था मांग और पूर्ति सिद्धांत। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट और आ जाता है, क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर हमारा सामूहिक पूर्ति ज्यादा है सामूहिक मांग की तुलना में, मतलब 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं लेकिन मांग 80 लोगों की हो रही है, इसका मतलब होता है 20 लोगों की मांग
नहीं है। 20 लोगों की मांग ना होने का मतलब होता है इस लोगों की जब मांग ही नहीं होगी तो 20 लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। तो मांग नहीं होने की उसको बोलते हैं न्यून मांग। क्या बोलते हैं इसको, न्यून मांग। मतलब बेरोजगार होने का मतलब आय में कमी। तो आय में कमी या मांग में कमी दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल को उत्पन्न करती है। अविस्फीतिक अंतराल, और जिसको नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं मंदी की स्थिति, क्योंकि मांग नहीं है, आय नहीं है, तो मंदी की स्थिति आ सकती है। लेकिन वहीं पर अगर सामूहिक पूर्ति की तुलना में सामूहिक मांग ज्यादा है, कहने का मतलब होता है 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं और 120 लोगों की मांग हो रही है, तो यहां पर 20 लोगों की मांग क्या है, अधिक है। अब 20 लोग नए तो पैदा होंगे नहीं, तो इनको रातों रात रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो मांग अधिक होने से यहां पर जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी मांग, अधिक मांग। मतलब यहां पर चीजों की जो दाम होते हैं वो बढ़ने लगेंगे। इससे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्फीतिक स्फीतिक अंतराल। तो यहां पर मांग का होना ज्यादा होना या मांग का कम होना दोनों ही अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न जरूर कर देती है। अब अगर आय और रोजगार के निर्धारण के लिए बचत और निवेश की बात करते हैं, तो बचत और निवेश दोनों ही आय का भाग होता है। ठीक है, दोनों ही। अब कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लो ये आय है 0, 200, 400, 600, 800 और ये हुए 1000। आय का एक बार उपभोग कर लिया जाता है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600। और उपभोग करने का जो बचता है वो निवेश होता है। तो कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 0। और आय में वृद्धि होने के साथ साथ हमारे बचत में भी वृद्धि होती चली जाती है इस प्रकार से। और निवेश एक ऐसी चीज है जो हमेशा अर्थव्यवस्था में एक समान रहती है अल्पकाल में। तो निवेश 200 हर जगह पर कितना कितना है, 200 200 है। ठीक है, तो एक ऐसा बिंदु जहां पर निवेश और बचत दोनों ही बराबर हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति कहते हैं। और ये ठीक बिंदु वहां पर होता है जहां पर हमारा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर हो। कैसे, सामूहिक मांग के ही घटक होते हैं सी प्लस आई और सामूहिक पूर्ति घटक होते हैं सी प्लस वाई। तो यहाँ पर सी और सी दोनों ही कॉमन है। मैथमेटिकल रूल ये कहता है जो बराबर है काट दो, यानी कि आई बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर एस। तो जिस बिंदु पर मांग सामूहिक पूर्ति बराबर होती है, उसी बिंदु पर बचत और निवेश भी बराबर होगा। और ये दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन वही है कि क्या होगा अगर बचत ज्यादा है और निवेश कम है। निवेश कम होने का मतलब होता है मांग में कमी है और सामूहिक पूर्ति ज्यादा है। इसका मतलब होता है बचत ज्यादा का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में पैसों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। बचत ज्यादा है और बचत ज्यादा होने का मतलब साफ है कि क्या चीज है अर्थव्यवस्था में, निवेश में कमी है। और निवेश में कमी होने का सीधा का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में न्यून मांग है और अर्थव्यवस्था हमेशा यहाँ पर मंदी की स्थिति को छाएगी। वहीं पर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग की तुलना में, मतलब यहाँ पर मांग अधिक है। क्या है, मांग अधिक है और इससे महंगाई की स्थिति आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। अब ये तो स्थितियां हो गई। अब इसके अलावा कुछ स्थिति होती है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। पूर्ण रोजगार या पूर्ण संतुलन क्या होता है। पूर्ण रोजगार पूर्ण संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। मतलब हमारी पूर्ति, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति को हमेशा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट होता है। क्या होता है, लिमिट होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अगर हम अपने सामूहिक पूर्ति की बात करते हैं तो वो एक अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है और वहीं पर सामूहिक मांग भी बराबर हो जाता है। तो जिस बिंदु पर ये होता है उस बिंदु को फिर मतलब यहाँ पर तो 100 लोग काम मांगने आए थे, 100 लोगों को काम मिल गया, मतलब यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं है। हालांकि ऐच्छिक बेरोजगारी हमेशा छाई रहती है, यहाँ पर कुछ भी मतलब
अनैच्छिक बेरोजगारी को आप रोक सकते हो, मतलब साफ है अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। क्यों? काम करने के इच्छुक सभी लोगों को इस स्थिति में काम मिल जाता है, क्योंकि हम 100% प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहे होते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति होती है अपूर्ण रोजगार संतुलन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कुल पूर्ति अपने मैक्सिमम पॉइंट्स पर पहुंचने से पहले ही वो मांग के बराबर होती है। मतलब हम इतने ई पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जो है अपने संसाधनों का उत्पादन प्रयोग बढ़ा सकते हैं। मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था में यहां पर 100 लोगों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन 80 लोगों की मांग हो रही है तो 80 लोग चले जा रहे काम करने के लिए, तो यहां पर 20 लोग रह जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था पूर्ण पोजीशन पे नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब होता है 20 लोग यहां पर बेरोजगार रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था को होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि मांग में कमी है, आय में कमी है, रोजगार में कमी है, इस स्थिति के लिए। नेक्स्ट है अति पूर्ण रोजगार संतुलन। अति पूर्ण का मतलब होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर मांग जितना होना चाहिए मांग उससे ज्यादा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे है, लोगों की इनकम जो दो बहुत ज्यादा बढ़ गई, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, लेकिन 120 लोगों की मांग हो रही है, तो 20 लोगों की मांग ज्यादा होने से अर्थव्यवस्था में हमेशा महंगाई की, क्योंकि आवश्यक से अधिक मांग है। मांग इतना होना चाहिए यहां पर, लेकिन मांग वास्तव में यहां तक पहुंच गई, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं अधिक मांग। क्या बोलते हैं? अधिक मांग। इससे अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अधिक मांग होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा, जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं, क्यों? वस्तुओं की कीमतें हमारी बढ़ती चली जाती है, और इसको अति पूंजी का, हालांकि भविष्य में जो है रोजगार बढ़ाने पर बल जरूर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कीमतों में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवाओं की प्रवाह नहीं होती है, धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति विकट हो जाती है, कभी की महंगाई बहुत ज्यादा आने लग जाती है। पूर्ण का अर्थव्यवस्था के लिए किन्स का दृष्टिकोण रहा है, किन्स की अवधारणा के बारे में कहा गया, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलना चाहिए, समझना चाहिए। कोई डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। ये डाउट है इस पॉइंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए, और अपने प्यार जताने के लिए बस एक ही काम कीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।